वेलकम टू आवर सेक्शन बाय हॉटस्पॉट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैकोपेरोन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन और आज हम देख रहे हैं लैकोपेरोन। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीज डिस्कशन किया था कि एक जीन जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करता है और उनको एक्सप्रेस करता है प्रोटीन, पेप्टाइड या एंजाइम्स के फॉर्म में, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोटिक्स में अलग तरीके से होता है और प्रोकैरियोटिक में अलग तरीके से होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर लैकोपेरोन की डिस्कवरी की गई थी और जो ओपेरोन प्रेजेंट रहता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। और ओपेरोन का मतलब हमारे पास रहता है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे और डिटेल से इसको एनालाइज करेंगे। अगर जीन रेगुलेशन कब और कहाँ कहाँ किस तरीके से होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिलीवर कर दी थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो को कंप्लीट देखें एंड देन आपको ये इजीली एक्सप्लेन इजीली समझ में आ पाएगा। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लैकोपेरोन। लैकोपेरोन की अगर हम बात करें तो लैकोपेरोन एक इंड्यूसिबल इंड्यूसिबल ओपेरोन सिस्टम है। ओपेरोन सिस्टम है। अब इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, पहले तो इसको देखते हैं। यानी कि अगर इंड्यूसिबल का मतलब देखें तो नॉर्मली ऑफ रहता है। नॉर्मली तो ये क्या रहता है, ऑफ रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जब ऑन हो जाता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरोन सिस्टम। अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इनके ऑपेरोन सिस्टम की डिस्कवरी की बात करें तो इसको जो डिस्कवर किया गया था 1961 में। दो यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम आते हैं। एक तो रहते हैं फ्रांसिस जैकब एंड सेकंड जो है वो रहते हैं जैक्विस मोनार्ड। ठीक है, जो जैकब थे ये एक जेनेटिस्ट थे और जो मोनार्ड थे ये बायोकेमिस्ट थे, या कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम एक ऐसे सिस्टम की डिस्कवरी की और उस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। और किसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया, ई कोलाई के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड जो सिस्टम था वो जैकब और मोनार्ड ने डिस्कवर किया और इस सिस्टम को ही, जो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है, इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लैकोपेरोन। ठीक है, इन दोनों की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज थी कि ई कोलाई के अंदर ऑपेरॉन प्रेजेंट होता है और एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही वो ऑन होता है, या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके अंदर कि लैक्टोज को उन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है, उनको डाइजेस्ट करना होता है, तभी एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है और उस एंजाइम को बनाने के लिए यहाँ पे ऑपेरॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर लैक जो रेफरेंस करते हैं तो लैक जो रहता है वो कंसिडर किया जाता है लैक्टोज के लिए और ऑपेरॉन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सारी की सारी फिनोमिना किस तरीके से रन होती है ई कोलाई के अंदर। हम दो कंडीशन मान के चलते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया है, मान लीजिए ई कोलाई बैक्टीरिया है यहाँ पे, और ई कोलाई बैक्टीरिया जितने भी हैं या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल वॉल रहती है और इनर मेम्ब्रेन रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो पहले कंडीशन में देखते हैं कि ई कोलाई के अंदर इकोलाई का जो मीडियम है बाहर, इकोलाई के मीडियम में किसकी प्रेजेंस है, ग्लूकोज की प्रेजेंस है। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है।
ठीक है। और इकोलाई के मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है और मान लीजिए मीडियम में एक तरफ लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो वो लैक्टोज को इनटेक नहीं करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने दो कंडीशन है, एक तो आपके सामने बना बनाया खाना पड़ा है और एक आपको बनाना पड़ेगा। तो समझदारी किसमें है? जो बना बनाया खाना है उसी को ही लेने में रहती है कि जो बना हुआ है ऑलरेडी मोनोसेकेराइड फॉर्म है, तो हम डाइसेकेराइड फॉर्म यानी कि लैक्टोज जो होती है वो डाइसेकेराइड फॉर्म होती है, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो यहाँ पे जो इकोलाई क्या रहता है कि अगर उसके मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो डायरेक्ट वो इसको इनटेक करेगा और उसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके क्या जनरेट करेगा? एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है। तो ये तो कंडीशन रही हमारी फर्स्ट कंडीशन, जहां पे इजीली उसको एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे जो लैक ऑपेरोन है उसको रन होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो लैक ऑपेरोन रहेगा वो कौन से मोड में रहेगा? ऑफ रहेगा। ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं दूसरी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये मानो सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर मीडियम में ग्लूकोज कंप्लीटली खत्म हो चुका है, भूख भी लगी हुई है बैक्टीरिया को, ग्लूकोज नहीं है, तो अब उसको किसकी तरफ मूव करना पड़ेगा? लैक्टोज की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज की जो नहीं है, यानी कि ग्लूकोज की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है और लैक्टोज क्या रहता है? डाइसेकेराइड है। ठीक है। और डाइसेकेराइड को हमें हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, और हाइड्रोलाइज किया करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मोनोसेकेराइड में। और मोनोसेकेराइड में हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें पर्टिकुलर एंजाइम्स की जरूरत रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये इकोलाई है, तो इकोलाई को अब भूख लगी हुई है, तो अब उसको क्या लेना पड़ेगा? लैक्टोज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको किसको रन करना पड़ेगा? लैक ओपेरून को ऑन करना पड़ेगा, जिससे क्या बनेंगे? एंजाइम्स बनेंगे, और ये एंजाइम क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे किसका? डाइजेशन करेंगे किसका? लैक्टोज का। ठीक है। जिससे उन्हें क्या मिल सके? ग्लूकोज मिल सके, और जिसको वो तोड़ के एनर्जी क्रिएट कर सके। सो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है कि आपको पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये लैकोपेरोन क्यों चल रहा है, रीजन क्या है इकोलाई में इसका चलने का, और किस तरीके से ये काम करेगा वो भी हम देखेंगे। तो पहली चीज ये हमें क्लियर होनी चाहिए कि लैक ऑपेरोन, यानी कि जो जैकब और मोनार्ड ने ये चीज बताई कि जो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है ये पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही काम करेगा। एक पर्टिकुलर कंडीशन ये रहेगी कि अगर ई कोलाई को ग्लूकोज मिल रहा है तो वो उसी को ही लेगा, उसको ब्रेक करके एनर्जी जनरेट करेगा। तो वहां पे लैक ऑपेरोन को ऑन होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगी, क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, देन प्रोटीन बनेंगे, देन प्रोटीन मॉडिफाइड होंगे, देन एंजाइम बनेंगे, और वो फिर कहीं जाके लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। सो ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे उसको पहली कंडीशन के अंदर ग्लूकोज मिल रहा है तो वो डायरेक्ट लेगा, उसको तोड़ेगा और एनर्जी लेगा। सेकंड कंडीशन है कि ग्लूकोज नहीं है और उसको भूख भी लगी हुई है, देन इकोलाई क्या करेगा? अब लैक्टोज को उसे इनटेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरेट हो गए कि लैक्टोज अंदर आएगा कैसे, दूसरा लैक ऑपेरोन ऑन कैसे होगा, एंजाइम कैसे बनेंगे, और वो फिर इसका डाइजेशन कैसे करेगा, कौन सा एंजाइम किस तरीके को उसको डाइजेस्ट करके और क्या फॉर्म बनाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। सो पहले तो ये चीज हमारी क्लियर होगी अच्छे से कि लैक ऑपेरोन की जरूरत क्यों है ई कोलाई को, क्योंकि यहाँ पे ये सारा का सारा फिनोमिना चल रहा है एनर्जी रिक्वायरमेंट या एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंप्लीट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि लैक ऑपेरोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देन हम उनकी फंक्शनैलिटी को डिस्कशन करेंगे।